हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस एक बार फिर से हम मिल गए हैं एक और बेहतरीन और लाजवाब सेशन के साथ। तो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन, स्पेशली आपके दिल्ली पुलिस और जीडी का एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान से आप करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। लास्ट के अंदर आपको ये भी देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो आइए ज्यादा देरी हम नहीं करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लास का आपके सामने आ रहा है। In term of SI prefix 10 raised to power minus 15 is called, 10 raised to power minus 15 को आप क्या बोलते हैं? योक्टो बोलते हैं, जेप्टो बोलते हैं, एटो बोलते हैं या फेम्टो बोलते हैं। देखिए यहां पर ये जो है आपके यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए मैं आपको सारे कुछ सिखा देता हूं। देखिए अगर आपके पास 10 raised to power minus 1 अगर आ जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं डेसी। अगर आपके पास 10 raised to power minus 2 आता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं सेंटी, ठीक है, सेंटीमीटर, जैसे आपने सुना होगा। अगर आपके पास 10 raised to power minus 3 आता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं? मिली बोलते हैं। अगर आपके पास 10 raised to power minus 6 अगर आ जाए तो उसको आप बोलते हैं माइक्रो। अगर 10 raised to power minus 9 आपके पास आता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? नैनो, ठीक है, जैसे नैनोमीटर आप बोलते हैं। अगर 10 raised to power minus 12 आपके पास आता है तो उसको आप बोलते हैं पिकोमीटर। या 10 raised to power minus 15 अगर आ जाए तो उसको आप बोलते हैं फर्मीमीटर, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 10 raised to power minus 15 के बारे में पूछा गया है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? फेम्टो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेम्टो बोलेंगे। फेम्टो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए अगर 10 raised to power minus 18 आ जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं एटो, ठीक है। अगर आपके पास आता है 10 raised to power minus 21 तो उसको आप बोलते हैं जेप्टो। क्या बोलते हैं? जेप्टोमीटर। या फिर आपके पास आ जाए 10 raised to power minus 24 तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं योक्टो, ठीक है। क्या बोलते हैं? योक्टो। इसी तरह से ये तो आपकी माइनस की पावर थी। अगर आपके पास प्लस की पावर के अंदर आता है, जैसे 10 raised to power 1 अगर आपके पास आता है तो उसको आप बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? डेका। अगर 10 raised to power आपके पास आ जाए 2 तो इसको आप क्या बोलते हैं? हेक्टो। क्या बोलते हैं? हेक्टो। अगर 10 raised to power 3 आ जाए तो उसको आप बोलते हैं किलो। क्या बोलते हैं? किलो। 10 raised to power 6 अगर आपके पास आ जाए तो उसको आप बोलते हैं मेगा। क्या बोलते हैं जी? मेगा बोलते हैं, ठीक है, जैसे मेगावाट आपने सुना होगा। इसी तरह से अगर 10 raised to power 9 आपके पास आता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? गीगा बोलते हैं जी। और अगर 10 raised to power 12 आपके पास आता है तो उसको आप बोलते हैं टेरा, जैसे आपने सुना होगा टेराबाइट, ठीक है। जैसे 10 raised to power 15 अगर आपके पास आता है तो उसको आप बोलते हैं पेटा। क्या बोलते हैं जी? पेटा। उसके अलावा 10 raised to power 18 अगर आपके पास आता है तो उसको आप बोलते हैं एक्सा। क्या बोलते हैं जी? एक्सा। उसके बाद 10 raised to power 21 अगर आपके पास आता है तो उसको आप बोलते हैं जेटो, जेटो, ठीक है। और 10 raised to power 24 अगर आपके पास आ जाए तो उसको बोलते हैं आप योटा। क्या बोलते हैं जी? योटा, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या रखेंगे? अच्छे से माइंड के अंदर रखेंगे। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन रहेगा। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे से क्या रखनी है? माइंड के अंदर रखनी है, ताकि कुछ भी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकें, आप आसानी से बता सके। तो इसको एक बार रिकॉल करेंगे आप, ठीक है, आसानी से सब कुछ आप सीख जाएंगे, ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। कूलम पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, कूलम पर सेकंड जो है वो किसके बराबर यहां पर होता है? देखिए बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर पूछी जाती है आपकी। ये जो आपका एक चैप्टर रहता है जिसको आप यूनिट एंड मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो आपके हर एक एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें कूलम पर सेकंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कूलम पर सेकंड की बात कर रहा है, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चार्ज। देखिए चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी कूलम होती है, डिवाइड बाय टाइम की यहां पर बात कर रहा है, यानी कि टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। और ये बन गया जी कूलम पर सेकंड। इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आई, और आई की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है। तो यहां पर कूलम पर सेकंड क्या बन जाएगा जी? एम्पियर बन जाएगा आपका। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं बात करूं, एक फॉर्मूला है आपके पास V इज इक्वल टू आई आर, जिसके अंदर आप R के बारे में पढ़ते हो। R इज इक्वल टू क्या बनेगा? V डिवाइड बाय I बनेगा, यानी कि और V क्या है? V वोल्ट के अंदर मेजर करते हैं, I एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं। और वोल्ट पर एम्पियर, देखिए वोल्ट पर एम्पियर
ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जी ओम। ठीक है, तो ओम किसके बराबर होगा, ओम वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होगा। इसके अलावा वोल्ट की बात करें तो वोल्ट की बात करें तो वोल्ट जो है वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसकी यूनिट होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, यानी कि जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब जो है वो आपका वोल्ट के बराबर होता है। इसके अलावा अगर जूल की बात करें तो जूल किसकी यूनिट होती है जी, जूल आपकी यूनिट होती है वर्क की। किसकी यूनिट होती है, वर्क की, या फिर एनर्जी की, या फिर हीट की, या फिर किसकी यूनिट होती है, हीट की। और यहां पर अगर जूल की बात करें तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को आप क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका पूछा जा सकता है न्यूटन मीटर किसके बराबर है, न्यूटन मीटर आपका जूल के बराबर है। जूल पर कूलम किसके बराबर है, तो वोल्ट के बराबर है। और अगर वोल्ट पर एम्पियर पूछा जाए तो ओम के बराबर है। और अगर आपसे चार्ज बाय टाइम यानी कि कूलम पर सेकंड पूछा गया है तो किसके बराबर है, एम्पियर के बराबर है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड के अंदर रखेंगे। बी जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी यूनिट है, करंट की है, यानी कि धारा की है, एनर्जी की है, शक्ति की है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की, या फिर किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर जो है इसके लिए आया है आपका इलेक्ट्रॉन। और साथ में क्या आया, साथ में आया आपका वोल्ट, चार्ज के साथ में क्या आ गया, वोल्ट आ गया। अभी अभी मैंने एक चीज आपको पढ़ाई है कि अगर V की बात करें तो V बराबर होता है आपका वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। और अगर बात करें वर्क डन की तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा चार्ज। यानी कि यहां पर देखिए वोल्ट भी आ गया और चार्ज भी आ गया। तो वोल्ट इंटू चार्ज को आप क्या बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं। और वर्क और एनर्जी जो है वो सेम चीज आपकी होती है, यानी कि बराबर होते हैं दोनों। तो यहां पर किसकी यूनिट बनेगी, वोल्ट पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपकी वो किसकी यूनिट बनेगी, एनर्जी की यूनिट बनेगी। किसकी यूनिट बनेगी, एनर्जी की यहां पर यूनिट बनेगी। और एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास है तो उसको आप बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये इतने जूल के क्या होता है, बराबर होता है। इसके अलावा देखिए अगर एनर्जी की हम बात करते हैं तो एनर्जी की और बहुत सारी यूनिट है। जैसे आप पढ़ते हैं किलोवाट आवर के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, किलोवाट आवर के बारे में। और 1 किलोवाट आवर की अगर बात करें तो वो बराबर होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। ठीक है, तो ये इतना जूल अगर आपके पास है तो 1 किलोवाट आवर बन जाएगा। और 1 किलोवाट आवर जो है किसकी यूनिट है, ये भी आपकी एनर्जी की यूनिट है। इसके अलावा बात करें, एक कैलोरी आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने, कैलोरी आपने सुना होगा, जो कि बराबर होता है 4.2 जूल के। एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर 1 जूल की बात करें तो वो आपका 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 1 जूल बराबर होता है, बच्चे ने ये क्या होता है रटा होता है 4.2 जूल। लेकिन ध्यान रखेंगे आपसे कैलोरी से जूल बनाना है या फिर जूल से कैलोरी बनाना है, यानी कि कैलोरी से अगर जूल बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 4.2 जूल बनेंगे। लेकिन अगर आप जूल से कैलोरी बनाना चाहते हैं तो क्या बनेंगे, 0.24 कैलोरी बनेंगे। तो यहां पर याद रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, किसकी यूनिट है, ये एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की। अगर मैं करंट की यूनिट की बात करूं तो वो क्या होती है, वो हमारी एम्पियर होती है, जैसा कि आप जानते हैं। पावर की बात करें तो वो क्या होती है, वाट होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जी आपकी वोल्ट। क्या होती है जी, वोल्ट। ठीक है, तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड के अंदर रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट जो है वो किसके कारण होता है, टिंडल इफेक्ट जो है किस कारण से होता है। यहां पर टिंडल की बात की गई है। एक साइंटिस्ट थे आपके जोहन टिंडल, जोहन टिंडल, ये आपके एक साइंटिस्ट थे। और 1860 के अंदर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक चीज को डिस्क्राइब किया, यानी कि क्या कहा कि लाइट जो है वो आपका जैसे ही कोई कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं ना तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। यानी कि विजिबल जो आपका पाथ हो रहा है, विजिबल पाथ ऑफ लाइट, विजिबल पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, विजिबल पाथ ऑफ लाइट। इसी चीज को क्या बोला, टिंडल इफेक्ट बोला गया। इस चीज को क्या बोला गया, टिंडल इफेक्ट बोला गया। और ये किसके कारण होता है, ये होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है वो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आपका टिंडल इफेक्ट जो है वो रोल के अंदर आता है।
और अगर मैं बात करूं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, तो इसका जो डिस्कवर है वो किया था रमन ने, ठीक है। सीवी रमन के बारे में आप पढ़ते हैं, सीवी रमन, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो सीवी रमन ने डिस्कवर किया था किसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। और मेनली यहां पर आप देख सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट जो है वो किस कारण से होता है, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से होता है। किस कारण से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, जिसको 1860 के अंदर यानी कि 1860 के अंदर जोहन टिंडल ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो ये भी क्या रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छी नॉलेज जो है वो आपको पेपर क्लियर करवाएगी, ठीक है। अच्छी नॉलेज जो है वो आप रखेंगे तो पेपर के अंदर क्या रहेगी, वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू, स्काई जो है वो आपको ब्लू दिखाई देता है, स्काई जो है वो आपको ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। हालांकि स्काई का जो एक्चुअल कलर है वो ब्लू नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आपको ब्लू नजर आता है। और ऐसा अगर कभी भी कहीं भी आपसे पूछा जाता है, इसको मैं बोलता हूं सिंगल कलर कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, सिंगल कलर कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सिंगल कलर कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या सीखने को मिलेगा कि एक्चुअल में जो कलर है, एक्चुअल में कोई और कलर है, कोई और रंग है, कोई और रंग है, ठीक है। एक्चुअल में कोई और रंग है, लेकिन दिखाई कोई और देता है, लेकिन दिखाई कोई और देता है, दिखाई कोई और देता है, और देता है। एक्चुअल में कोई और कलर है लेकिन दिखाई आपको वैसा नहीं देता है, एक्चुअल में कुछ और दिखाई देता है आपको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सन की, तो सन का कलर जो है, सन से जो आपकी लाइट निकलती है वो कैसी होती है, वो होती है जी व्हाइट लाइट। लेकिन सन का कलर आपको कैसा दिखाई देता है, वो रेड आपको दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, रेड आपको दिखाई देता है। तो ऐसा अगर फिनोमेना कहीं पर हो रहा है कि एक्चुअल में कलर वो नहीं है लेकिन आपको दिखाई वैसा दे रहा है, जैसे कि सन का अगर कलर की बात करें, सन से व्हाइट कलर की लाइट निकलती है लेकिन सन आपको सुबह और शाम के टाइम रेड कलर का नजर आता है। ऐसे ही अगर पानी के कलर की बात करें तो एक्चुअल में पानी का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन समुद्र का पानी जो है अगर काफी ऊपर से आप देखें, ठीक है, तो वो ब्लू कलर का आपको नजर आता है। तो ऐसा क्यों नजर आता है, ठीक है। या फिर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर कि स्काई जो है वो ब्लू कलर का नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में स्काई ब्लू कलर का नहीं है। तो ये सारे फिनोमेना जो है वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अंदर। जब भी आपका ऐसा कुछ आपको देखने को मिले सिंगल कलर कॉन्सेप्ट, तो आपको क्वेश्चन लगा देना है आंसर अपना स्कैटरिंग के ऊपर। किसके ऊपर लगा देंगे, स्कैटरिंग के ऊपर। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, माइंड के अंदर रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड के अंदर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following instrument can be detect the presence of current in circuit? अगर किसी सर्किट के अंदर करंट का पता लगाना है तो किसका आप यूज करते हैं, किसका आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको करंट का पता लगाना है तो आप यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर का। किसका यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर का यहां पर यूज करेंगे। देखिए एक और भी डिवाइस है आपका जिसको आप बोलते हैं एम मीटर। क्या बोलते हैं, एम मीटर। ये भी आपका करंट का पता लगाने के लिए होता है, ठीक है, करंट का पता लगाने के लिए। और ये हमेशा सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है। किसके अंदर जोड़ा जाता है, सीरीज के अंदर, ठीक है। जब भी कनेक्शन इसका करेंगे तो सीरीज के अंदर करेंगे। अब आप सोचेंगे सर गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, एम मीटर भी करंट को मेजर करता है, तो फिर किसका यूज हमें करना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, गैल्वेनोमीटर साथ में आपको डायरेक्शन भी बताता है, लेकिन एमीटर जो है वो सिर्फ आपको बताता है वैल्यू। क्या बताता है, सिर्फ वैल्यू आपको बताता है। और गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको वैल्यू भी बताता है, साथ में डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है कि करंट किस दिशा में बह रहा है, ठीक है। तो ये फर्क होता है यहां पर। अगर आपको वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता करना है तो आप गैल्वेनोमीटर का यूज करें। और अगर आप सिंपली वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि करंट कितना बह रहा है, तो आप किसका यूज करें, एमीटर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपका स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर ये आपका बीपी को चेक करने के लिए होता है। बैरोमीटर की बात करें तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करने के लिए होता है। मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है आपकी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है उसको चेक करने के लिए आपका होता है मैग्नेटोमीटर, ठीक है। तो ये क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे और अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम। जो आपका मैन है, ठीक है, जो आपका ह्यूमन बीइंग है वो कौन सी साउंड को सुन पाता है, किस फ्रीक्वेंसी रेंज की साउंड को जो है वो सुन पाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो देखिए अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपने 10th क्लास के अंदर जरूर इसको पढ़ा हुआ, ठीक है। 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर है आपका साउंड का, जिसके अंदर आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड जो है वो हम सुन पाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज। इसको क्या बोलते हैं? ऑडिबल रेंज बोलते हैं। और अगर आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड है, इसको आप क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड बेसिकली कौन सुन पाता है? तो ये चमगादड़ हो गया, ठीक है। चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन भी पाता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है, ठीक है। और अपना प्रे जो है, अपना शिकार जो है वो इसी साउंड की मदद से करता है, ठीक है। इसके अलावा 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड है, बिलो 20 हर्ट्ज, इसको आप बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड, जो कि हम नहीं सुन पाते। अच्छा, सेस्मिक वेव की बात करें, अगर सेस्मिक वेव की जो साउंड होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। और जैसे कुत्ते हो गए, ठीक है, कुत्ते हो गए या फिर हाथी हो गया, ठीक है, डॉल्फिन हो गया, ठीक है, डॉल्फिन हो गया, तो ये प्राणी जो है इस तरह के साउंड को सुन पाते हैं, ठीक है। इसलिए अगर गली में बाई चांस कुत्ते भागदौड़ करने लग जाए तो आपको समझ लेना है कि भूकंप जो है आने वाला है। भूकंपीय तरंगे जो है उनकी साउंड ऐसी होती है 20 हर्ट्ज से बिलो की। तो अच्छे से क्या रखेंगे? माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड द वैल्यू ऑफ जी? जी की वैल्यू जो है वो किसने फाइंड किया? जी का मान जो है वो किसने दिया था, ठीक है। जी यानी कि अगर जी की बात करें तो जी की वैल्यू मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो वैल्यू जो है जी की वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11। और अगर यूनिट की बात करें तो वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? यूनिट होती है। और ये क्या होती है? वैल्यू होती है। ये क्या होती है? वैल्यू होती है जी की। तो ये दोनों क्या रखेंगे? अच्छे से माइंड में रखेंगे। एक साइंटिस्ट थे आपके हेनरी क्वेंडिस। कौन साइंटिस्ट थे? हेनरी क्वेंडिस, जिन्होंने 1798 के अंदर 1798 के अंदर फाउंड किया किसको? वैल्यू ऑफ जी को, ठीक है। अगर जी की बात करें तो कहां पढ़ने को मिलता है? तो एक आपके साइंटिस्ट थे आपके न्यूटन, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था? जिन्होंने एक लॉ दिया था जिसको आप बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अंदर अगर मान लीजिए दो मासेज आपके पास m1 है और m2 है मान लीजिए, और बीच में डिस्टेंस क्या है? इनके r है, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी वैल्यू अगर बात करें तो वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है इसकी gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लॉ है आपका, ये लॉ किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। इसको बोलते हैं न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। और एक बुक थी न्यूटन की जिसको आप बोलते हैं द प्रिंसिपिया। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपिया। ये आपकी एक बुक थी, ठीक है, जिसका प्रकाशन जो है वो हुआ था 5 जुलाई 1687 के अंदर, जिसके अंदर ये लॉ के बारे में जो है वो बताया गया है, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे? माइंड के अंदर रखेंगे। आजकल ये सन वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा ही पूछने लग गया है कुछ, तो आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। द प्रिंसिपिया ये 5 जुलाई 1687 के अंदर प्रकाशित हुई थी बुक, ठीक है। और इसके अंदर ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया गया। अच्छा, जी जो है इसको आप क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जो है ने आपको बता दी है। और ये भी बता दिया किसने फाउंड इसको किया था। 1798 के अंदर हेनरी क्वेंडिस जो है उन्होंने फाउंड किया था किसको? वैल्यू ऑफ जी को। इसके अलावा भी यहाँ पर साइंटिस्ट देखिए न्यूटन के बारे में तो आपको बता दिया है। माइकल फेराडे की अगर बात करें, माइकल फेराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी टर्म जो है वो किसने दी थी? माइकल फेराडे ने दी थी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में किसने बताया? माइकल फेराडे ने। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी की खोज जो है, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी जो है वो आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने की थी, लेकिन नाम जो है वो किसने दिया था? माइकल फेराडे ने दिया था। इसके अलावा अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? माइकल फेराडे ने ही बताया था। इसके अलावा अगर बात करें मैरी क्यूरी की, तो मैरी क्यूरी और ये पेरी क्यूरी जो है ये जाने जाते हैं रेडियो एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। और दो जो आपके एलिमेंट थे रेडियम और पोलोनियम, ठीक है, तो ये इनकी डिस्कवरी भी किसने की है? वो मैरी क्यूरी ने की है। तो अच्छे से क्या रखेंगे? इसको माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है आपको? Which among the following correctly represent a parsec? क्या कह रहा है? which among the following correctly represent a parsec? पार्सेक को कौन करेक्टली जो है रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.32 लाइट ईयर, 3.02 लाइट ईयर, या फिर 3.26 लाइट ईयर, या फिर 3.66 लाइट ईयर। तो अगर बात करूं मैं, देखिए यहां पर ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये अगर पार्सेक की बात करें तो डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। किसको मेजर करने की?
डिस्टेंस को मेजर करने की, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पार्सेक के अलावा बहुत सारी यूनिट है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और तब तक मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर बात करें एक एयू की, एयू का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर इसकी बात करें तो इसको अगर आप लिखेंगे तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर ये बनता है। कितना बनता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इतने मीटर अगर आपके पास है तो इसको आप क्या बोलते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके पास 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। और अगर आपके पास मान लीजिए कि हो गए 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, इसको आप बोलते हैं एक पार्सेक। क्या बोलते हैं? पार्सेक। पार्सेक स्टैंड फॉर पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकंड को आप क्या बोलते हैं? पार्सेक बोलते हैं। और यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है किस बात के अंदर कि पैरालैक्टिक सेकंड ऐसा लगता है जैसे टाइम की यूनिट है, लेकिन टाइम की यूनिट नहीं होती, डिस्टेंस की यूनिट होती है। ऐसे ही लाइट ईयर जैसे लग रहा है कि टाइम की यूनिट है, लेकिन टाइम की यूनिट नहीं है। किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके पास 3.26 लाइट ईयर है, 3.26 लाइट ईयर है तो उसको भी आप क्या बोलेंगे? एक पार्सेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पार्सेक बोलेंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया सी ऑप्शन से। सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आप एक पार्सेक के अंदर, अगर मैं बात करूं एक पार्सेक के अंदर एयू कितने होते हैं, यानी कि जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं आपके 206225, ठीक है। 65 इतने अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है आपके पास तो इसको आप क्या बोलते हैं? एक पार्सेक बोलते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास 63,241 एयू है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप एक लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये भी आप क्या रखेंगे? थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छे से क्या रखेंगे? माइंड के अंदर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा आपको? सी ऑप्शन से मिलेगा 3.26 लाइट ईयर। मैंने आपको बता भी दिया यहां पर 3.26 अगर लाइट ईयर आपके पास है तो इसको आप क्या बोलेंगे? एक पार्सेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पार्सेक यहां पर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। कौन सा जो है वो यहां पर अच्छे ईंधन का एक विशेषता नहीं है? अच्छे ईंधन की विशेषता यहां पर कौन सी नहीं है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, नो इमिशन ऑफ स्मोक, हाई इग्निशन टेम्परेचर, स्मूथ बर्निंग। तो कौन सा यहां पर जो है वो एक अच्छे ईंधन की खास बात या अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? देखिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अगर बात करूं मैं कैलोरीफिक वैल्यू की, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए एक यूनिट मास को, ठीक है, यूनिट मास आपका कितना भी हो सकता है, जैसे 1 kg या फिर 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम या फिर 1 kg को जलाने से आपको कितनी एनर्जी मिलती है? 1 kg मान लीजिए या फिर जैसे 1 ग्राम आपने मान लिया, इसके जलने से आपको कितनी एनर्जी, कितनी हीट आपको मिलती है? इतनी जो हीट आपको मिलती है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अलग अलग ईंधन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली अगर बात करें, जैसे एलपीजी की अगर बात करें तो एलपीजी कितनी होती है? एलपीजी होती है 55,000, ठीक है, 55,000, ठीक है, किलो जूल पर केजी पर क्या होती है? केजी। अगर यहीं पर अगर सीएनजी की बात की जाए, सीएनजी की होती है आपकी 50,000, ठीक है, कितनी होती है? 50,000 किलो जूल पर केजी। अगर बात करें हम H2 की यानी कि हाइड्रोजन गैस की, तो वो होती है आपकी 1,50,000, ठीक है, किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये क्या रखेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू जो है अच्छे से आपको क्या रखनी है? माइंड के अंदर रखनी है। जैसे अगर बात करें कोयले की अगर बात करें तो वो होती है 25 से लेकर 33 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, पर क्या होती है? ग्राम, ठीक है। तो ये क्या रखनी है आपको? अच्छे से माइंड के अंदर रखनी है, अच्छे से क्या रखनी है? ध्यान के अंदर रखनी है, ठीक है। तो कोई भी ईंधन जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी अच्छी होगी वो उतना ही अच्छा क्या हुआ? ईंधन होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, नो इमिशन ऑफ स्मोक। अगर धुएं का कोई उत्सर्जन नहीं करेगा तो वो एक अच्छा फ्यूल होगा, सीधी सी बात है। तो दो तो विशेषताएं हो गई। हाई इग्निशन टेम्परेचर, देखिए ये जो है आपका सी ऑप्शन है क्वेश्चन का, क्या है? राइट आंसर है स्मूथ बर्निंग। स्मूथ बर्निंग सुचारू रूप से जलना भी क्या है? एक अच्छे ईंधन की खास बात है कि अच्छा ईंधन है तो वो सुचारू रूप से जलेगा, सीधी सी बात है। हाई इग्निशन टेम्परेचर, देखिए इग्निशन टेम्परेचर जो है वो एक अच्छे ईंधन के लिए ना तो हाई होना चाहिए और ना क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए।
मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि अगर इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तो फ्यूल एकदम से जल जाएगा, अगर हाई होगा तो हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जलेगा ही नहीं। लेकिन अगर मॉडरेट होगा तो जब भी हम जलाने की कोशिश करेंगे वो आसानी से जल जाएगा, और जब हम नहीं चाहेंगे कि वो जले तो वो जलेगा नहीं, ठीक है। तो मॉडरेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। हाई इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अच्छे फ्यूल की खास बात या अच्छे फ्यूल की विशेषता नहीं है यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अर्थ के लिए होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है। यानी कि एस्केप वेलोसिटी का मतलब, प्लाइन वेग का मतलब यहां पर क्या है कि अगर इस वेलोसिटी से किसी भी चीज को हम ऊपर की तरफ उछाल देंगे तो वो चीज वापस अर्थ के ऊपर लौट के नहीं आएगी, यानी कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाएगी, वो बाहर हो जाएगी, ठीक है, वापस अर्थ के ऊपर नहीं आएगी दोबारा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट ये तो जो है सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। द प्राइमरी कलर आर, प्राइमरी कलर आर, कौन से कलर जो है, प्राइमरी कलर की संख्या कितनी है, तो प्राइमरी कलर जो है वो आपके होते हैं 3 बेसिकली। और कौन कौन से होते हैं जी, एक हो गया आपका रेड, एक हो गया आपका ब्लू और एक हो गया आपका ग्रीन, ठीक है। रेड, ब्लू और ग्रीन, इनको आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर बोलते हैं। अच्छा, क्यों इनको प्राइमरी कलर बोला जाता है, क्योंकि इनको किसी अदर कलर की सहायता से आप नहीं बना सकते हैं। कोई भी अदर कलर जो है उनकी सहायता से आप रेड, ब्लू और ग्रीन ये नहीं बना सकते, ये फंडामेंटल कलर है आपके, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर विबग्योर की मैं बात करूं तो विबग्योर, देखिए विबग्योर के अंदर टोटल आपके 7 कलर होते हैं। एक होता है आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहां पर अगर बात करें रेड, ब्लू और ग्रीन, RBG, इनको छोड़ दीजिए, बाकी जो आपके बच गए, बाकी कौन कौन सा बच गया, बाकी यहां पर बच गया वायलेट बच गया, इंडिगो बच गया और क्या बच गया, येलो बच गया, ऑरेंज बच गया। इनको आप सेकेंडरी कलर बोलते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कलर बोलते हैं। तो ये भी क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो प्राइमरी कलर की संख्या जो है वो कितनी है, वो आप यहां पर है आपकी 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एलईडी की फुल फॉर्म हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए, माइंड के अंदर होना चाहिए। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एलईडी स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि आपको सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे, एलईडी जो है उसके अंदर एक गैस फील की जाती है, जो कि कौन सी होती है, जो कि आपकी गैस होती है हीलियम, ठीक है। हीलियम गैस आपकी फील की जाती है किसके अंदर, एलईडी के अंदर। जो आपका डायोड है उसको ठंडा रखने के लिए, डायोड को ठंडा रखने के लिए जो एलईडी आपकी है उसके अंदर कौन सी गैस फील की जाती है, हीलियम गैस को फील किया जाता है। इसके अलावा अगर नॉर्मल बल्ब की बात करें तो नॉर्मल बल्ब जो आपका होता है उसके अंदर कौन सी फील की जाती है, उसके अंदर फील की जाती है आर्गन, ठीक है। उसके अंदर कौन सी की जाती है, आर्गन गैस, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, एलईडी जो है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे एलईडी के बारे में कि एलईडी के अंदर कौन सी गैस आपकी भरी जाती है। एलईडी के अंदर आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। एलईडी का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, आपका लाइट इमिटिंग डायोड है। क्या क्या नाम है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये क्या रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्शन है, फर्स्ट प्रोडक्शन की अगर बात करें, फर्स्ट प्रोडक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्शन जो है एलईडी का वो आपका हुआ था, वो आपका हुआ था 1962 के अंदर। किसके अंदर, 1962 के अंदर। और इसको इन्वेंट किया था H.J. राउंड ने। किसने इन्वेंट किया था, H.J. राउंड ने, जो कि इसके इन्वेंटर है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड के अंदर रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। व्हाट इज द स्टीम पॉइंट ऑन फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल है उसके अंदर स्टीम पॉइंट आपका क्या है। वैसे अगर नॉर्मली आप बात करें तो आप डिग्री सेल्सियस स्केल की अगर बात करें तो डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर आपको दोनों टेम्परेचर ध्यान होना चाहिए, स्टीम पॉइंट भी और आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपको क्या ध्यान होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, स्टीम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको डिग्री सेल्सियस के अंदर पता होना चाहिए। अगर बात करें तो वो क्या होता है, वो आपका डिग्री सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होते हैं, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है और ये आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है।
हम स्पेशली बात किसके करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं वाटर की, यानी कि पानी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं, पानी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फारेनहाइट स्केल के अंदर यही चीज देखा जाए तो यहां पर आएगा आपका 32 फारेनहाइट और यहां पर आएगा आपका 212 फारेनहाइट। कितना आएगा, 212 फारेनहाइट। अगर केल्विन स्केल की बात करें तो यहां पर आएगा आपका 273.15 केल्विन और यहां पर आएगा आपका 373.15 केल्विन। और एक स्केल आपका और होता है जिसको आप रेमियर स्केल बोलते हैं और उसके अंदर आएगा आपका 0 रेमियर और एक आएगा आपका यहाँ पर 80 डिग्री 0 डिग्री रेमियर और 80 डिग्री रेमियर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये चारों स्केल जो है वो आपको अच्छे से क्या रखने हैं, माइंड के अंदर रखने हैं। जिसके अंदर स्टीम पॉइंट आपका फारेनहाइट पैमाने के अंदर पूछा गया, भाप बिंदु क्या है तो 212 फारेनहाइट है। कितना, 212 फारेनहाइट। तो ये क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड के अंदर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी जो है इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पैटर्न मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है आपकी गामा। वो कौन सी आपकी गामा। अगर दूसरी की बात करें तो वो है आपकी एक्सरे। तीसरी की बात करें तो वो है आपकी यूवी। चौथी है आपकी लाइट जिसको आप विजुअल रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। पांचवी की बात करें तो वो है आपकी इंफ्रारेड और छठी की बात करें तो वो है आपकी माइक्रोवेव और अगर सातवीं की बात करें तो वो है आपकी रेडियो वेव, ठीक है। एक चीज का यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर अगर बात करें तो तीन चीजें बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। एक होती है आपकी एनर्जी, ठीक है, एक होती है आपकी एनर्जी, एक होती है आपकी फ्रीक्वेंसी और एक होती है आपकी लेमडा यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। ये क्या है, आपकी वेवलेंथ है, लेमडा एफ फ्रीक्वेंसी और ई से आप एनर्जी लगा सकते हैं, इसे आप क्या लगा सकते हैं, एनर्जी। तो यहां पर अगर बात करें सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की यानी कि 1 नंबर की बात करें तो लेमडा यहां पर क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम। जबकि ये दोनों चीजें जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। दोनों चीजें क्या होती है, मैक्सिमम यहां पर होती है। ऐसे ही अगर यहां पर बात करें तो लेमडा यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जबकि एफ और ई की बात करें, एफ और किसकी बात करें, ई की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये यहां पर मिनिमम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा गया आपसे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर होगी, यहां पर होगी, यानी कि गामा की। किसकी होगी, गामा रेज की, यानी कि ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। यहां पर अगर लैम्डा पूछ लेता तो रेडियो वेव की आती, किसकी आती, रेडियो वेव की आती, ठीक है। तो ये भी क्या रखेंगे, अच्छे से आप माइंड के अंदर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन अल्फा पार्टिकल। कौन सा जो है अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस और हीलियम के न्यूक्लियस को निम्न में से कौन सा यहां पर शो कर रहा है। तो अगर मैं हीलियम की बात करूं, किसकी बात करें, हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और अगर इसके मास नंबर की बात करें तो वो होता है 4। तो हीलियम को ऐसे लिखते हैं He24, He क्या लिखते हैं 2 4। लेकिन जब हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर होते हैं, हीलियम के अंदर बेसिकली ये चीजें आपकी होती है कि 2 प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं, 2 न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं और 2 यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बात करें यहां पर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा सिर्फ आपका ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि He क्या बचाएगा 2 पॉजिटिव और ये आ जाएगा 2 4। यही क्या है आपका एल्फा पार्टिकल, यही क्या है आपका एल्फा पार्टिकल है, यानी कि He24 2 पॉजिटिव, ठीक है। डी ऑप्शन के अंदर जो कि आपको दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है आपका He24 2 पॉजिटिव। अच्छा इसके अलावा बात करें अगर हीलियम की तो हीलियम जो है जो आपका अल्फा पार्टिकल है इसको डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ये भी क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रदरफोर्ड, ठीक है। कौन से सन की बात है तो 1899 के अंदर डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूटन मीटर पर सेकंड इज रिप्रेजेंटेड एज। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास एक पहले भी आया था, कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर आ रहा है आपका न्यूटन मीटर पर सेकंड। देखिए ध्यान रखेंगे न्यूटन मीटर की अगर बात करें तो न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है। और अगर सेकंड की बात करें तो ये किसकी यूनिट है, आपकी सेकंड की बात करें तो ये किसकी यूनिट है, ये आपकी टाइम की यूनिट होती है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, वर्क डिवाइड बाय टाइम हो गया, ये क्या हो गया, वर्क डिवाइड बाय टाइम। और वर्क डिवाइड बाय टाइम को आप क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है, रेट ऑफ
डूइंग वर्क, और पावर की यहां पर यूनिट क्या होती है, वो होती है वाट। वो क्या होती है, वाट। तो ऑटोमेटिकली न्यूटन मीटर पर सेकंड किसके बराबर है, वाट के बराबर। किसके बराबर है, वाट के बराबर। यहां पर ओम की बात करें तो ओम किसके बराबर था, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं आप, बोलते हैं ओम। वोल्ट की अगर बात करें तो वोल्ट बराबर होता है आपका किसके, जूल पर कूलम। और अगर जूल की बात करें तो ये होता है आपका न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। और वाट की बात करें तो वाट हो गया न्यूटन मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए माउंटेन क्लाइंबर फाइंड्स दैट वाटर बॉइल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है 90 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉइलिंग वाटर इन फारेनहाइट, यानी कि आपको सीधा सीधा पूछना है कि 90 डिग्री सेल्सियस जो है उसको कन्वर्ट करके दिखाना किसके अंदर, फारेनहाइट के अंदर, कि फारेनहाइट के अंदर वही वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या रखना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो होता है आपका 9/5c प्लस में 32 इज इक्वल टू फारेनहाइट। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे और इससे आप क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार कन्वर्ट करके मैं दिखा देता हूं। 9/5c यानी कि डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना है, तो वो है आपका 90, और प्लस में क्या कर देंगे 32 कर देंगे, यानी कि 5 से कटेगा, 5 से 5 4 0 5 8 40, और ये 18 नहीं में 162 प्लस में हो गया 32, इतना बनेगा फारेनहाइट। ये 2 और 2 4, 6 और 3 9 और 1, यानी कि 194 फारेनहाइट। ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 194 डिग्री फारेनहाइट, ये क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। ये वाला फॉर्मूला क्या रखेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस बनाना आना चाहिए। अगर डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है उसके अंदर 273 अगर आप ऐड करें, 273.15 होता है वैसे, तो ये क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको क्या रखना है, माइंड के अंदर रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस वॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वाटर, बिहेव व्हाट टाइप ऑफ लेंस इन वाटर। देखिए यहां पर 3 केस आते हैं, तीनों केस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला केस, ठीक है, पहला केस, और ये आपका कुल मिला के किसके ऊपर बेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर हम बात करेंगे, अपवर्तनांक के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, जैसे मान लीजिए कि एक लेंस है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक लेंस है, ये होगा आपका लेंस, और बाहर इसके क्या होगा, ये होगा मीडियम। ये क्या होगा, मीडियम होगा। क्या होगा, मीडियम। अगर ऐसा होता है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है आपका कि ये लेंस है और ये क्या है, बाहर का मीडियम है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए एक मैं यहां पर NF लिखूंगा, और NF का मतलब सॉरी NL का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और एक लिखेंगे NM का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो यहां पर 3 सिचुएशन बनाते हैं। देखिए अगर N ऑफ L ग्रेटर देन हुआ N ऑफ M से, तो यहां पर लेंस जैसा है, लेंस जैसा है वैसा ही बिहेव, वैसा ही क्या करेगा, बिहेव करेगा। दूसरा अगर बात करें कि NL इज इक्वल टू हो जाए NM के, N, तो यहां पर लेंस क्या बिहेव करेगा, लेंस बिहेव करेगा ग्लास स्लैब की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, ग्लास स्लैब की तरह। और तीसरा अगर NL आपका लेस देन हो जाए NM से, फिर लेंस आपका जैसा है उसका उल्टा बिहेव करेगा, उसका उल्टा क्या करेगा, बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बात करें कि पानी के अंदर हवा की बूंद है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला है, पानी एक डेंसर मीडियम है, पानी के अंदर हवा का अगर बुलबुला है बाई चांस, ठीक है, तो बाहर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया, हवा का क्या हो गया, कम हो गया। अब हवा का जो आपका हवा का जो मान लीजिए एक बुलबुला है, ठीक है, तो वो किस तरह का बिहेव करता है, वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह करता है, लेकिन वो पानी के अंदर अगर है तो किस तरह का बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो तीनों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
और अगर बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इक्वल टू वाटर है और वाटर के अंदर रखा गया है, तो सिंपल ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? सिंपल ग्लास स्लैब की, यानी कि ये आपकी कंडीशन नंबर 2 है, ये आपकी क्या कंडीशन नंबर 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर वाटर की ड्रॉप एयर के अंदर है, वाटर की ड्रॉप किसके अंदर है? एयर के अंदर, तो वो किस तरह के लेंस का बिहेव करती है? कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। लेकिन अगर हवा का बुलबुला किसके अंदर है? पानी के अंदर है, तो वो किस तरह के लेंस का बिहेव करता है? कॉनकेव लेंस का। और अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का लेंस का भी और जिस मीडियम के अंदर लेंस रखा गया है उसका बराबर है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ग्लास स्लैब की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ आपकी ट्रेवल कर रही है साउंड, विच डायरेक्शन डू पार्टिकल ऑफ एयर मूव। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें साउंड वेव की, तो साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है आपकी साउंड वेव। तो अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिसके अंदर मान लीजिए कि वेव प्रोपगेशन ऐसे है, तो जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो भी इस तरह से रहेगा। वो भी क्या रहेगा? इस तरह से आपका पार्टिकल का वाइब्रेशन रहेगा अलोंग दी वेव। क्या रहेगा? अलोंग दी वेव। तो अगर आपकी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया? साउंड जो है ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल कर रही है। किस क्या कर रही है? ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल कर रही है, तो वाइब्रेशन जो पार्टिकल का होगा वो भी क्या होगा? ईस्ट टू वेस्ट होगा, यानी कि ये ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का? राइट आंसर है। वहीं पर अगर यहां पर कह देता कि लाइट वेव है, कि लाइट वेव ऐसा कर रही है, लाइट वेव ईस्ट से वेस्ट चल रही है, तो पार्टिकल का वाइब्रेशन जो है वो आपका नॉर्थ साउथ भी हो सकता था, अप डाउन भी हो सकता था, ठीक है। तो ये क्या रखेंगे? अच्छे से माइंड में रखेंगे, क्योंकि अप डाउन, क्योंकि लाइट वेव जिस साइड चलती है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन जो है परपेंडिकुलर रहता है। क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। तो ईस्ट वेस्ट के परपेंडिकुलर, नॉर्थ साउथ भी ईस्ट वेस्ट के परपेंडिकुलर है, और अप डाउन भी जो आपके ईस्ट वेस्ट है उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर लाइट वेव की बात होती तो आंसर दोनों बन सकते थे, लेकिन क्योंकि साउंड वेव की बात है, तो साउंड वेव के अंदर जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है वो अलोंग दी वेव होता है। तो अलोंग दी वेव होता है तो क्या होगा? वाइब्रेशन ईस्ट टू वेस्ट होगा, ईस्ट से क्या होगा? वेस्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A concave lens of power 5D is placed in contact with convex lens of power 2D. The total power of combined system. देखिए ध्यान रखेंगे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस कौन सा होता है? ये वाला लेंस, ठीक है। और इसकी पावर की अगर बात करें तो इसकी पावर क्या आती है? इसकी पावर आती है माइनस के अंदर, ठीक है। और अगर बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, ये क्या है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और इसकी जो पावर आती है वो पावर आती है आपकी प्लस की। तो अगर मान लीजिए, और पावर अगर दोनों लेंस को एक साथ रखा गया है, तो टोटल पावर P जो टोटल करते हैं वो करते हैं P1 प्लस में P2 प्लस में P3 प्लस में, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, लेकिन साइन का क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो अगर टोटल कंबाइंड की पावर निकालनी है, P टोटल निकालना है, तो इसकी कितनी है? जो कॉनकेव है उसकी दी गई है आपको 5D, लेकिन माइनस का लेना, माइनस का 5D, और प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस का आपका हो जाएगा 2D, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3 डायप्टर। माइनस का क्या आ जाएगा? 3 डायप्टर, जो कि आपको सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए कि आपके चश्मा का नंबर माइनस का है, आपके चश्मा का नंबर क्या है? माइनस का। एक्चुअली में चश्मा का नंबर जो है वो आपको पावर के बारे में बताता है कि आपके चश्मा के अंदर जो लेंस है उसकी पावर कितनी है। तो अगर चश्मा का नंबर माइनस का है, तो माइनस से आपको समझ जाना है कि आपके चश्मा में लेंस कौन सा है? लेंस है कॉनकेव। लेंस कौन सा है? कॉनकेव। और अगर चश्मा का नंबर आपका है प्लस का, तो लेंस कौन सा है? लेंस है आपका कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। चीजें क्या रखेंगे? अच्छे से माइंड में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो है किसके बराबर होती है? मैं कहता हूं कि 90% बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता रहता है कि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन जब आपने ऑप्शन के अंदर देखा तो ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। आपको मिला 10⁻⁻10 मिलीमीटर, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 मिलीमीटर और 10⁻⁻13 मिलीमीटर। ये क्या है भाई? तो किस तरह से करेंगे फिर? देखिए 10⁻⁻10 जो आपका मीटर है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻7 इंटू में 10⁻⁻3 मीटर, और 10⁻⁻3 मीटर इसको आप क्या बोलते हैं? 1 मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? 1 मिलीमीटर। तो यहां पर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो सकता है आपका? 10⁻⁻7 मिलीमीटर, ठीक है।
यही क्या क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन के अंदर, जो कि आपको दे रखा है 10⁻⁷ मिलीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यू आर गिवन 3 मीडिया ए बी एंड सी, ए बी और सी आपको 3 मीडियम दिए गए, ए बी और सी, और ए आपको क्या दिया गया, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, 1.33 दिया गया है, 1.65 दिया गया है और 1.46 आपको दिया गया है। और आपको क्या पूछा गया है, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करेगी, सबसे तेज स्पीड आपको बतानी है ए बी और सी में से। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको लाइट की स्पीड निकालने किसी मीडियम के अंदर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो आप लिखते हैं सी डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी डिवाइड बाय एन, और ये जो आपको दे रखा है ये एन ही दे रखा है आपको, एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए एन जितना ज्यादा होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही क्या होगी, कम होगी। एन जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही क्या होगी, कम होगी उस मीडियम के अंदर, और एन कम है इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर एन सबसे कम आपको मिल रहा है ए ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम यहां पर दे रखा है आपको, तो इसका मतलब ए के अंदर लाइट जो है वो सबसे फास्ट चलेगी। आपको ए ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का, राइट आंसर है। ए ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का, राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात कर लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आर की वैल्यू आपको दी गई, कितनी दी गई, 30 सेंटीमीटर दी गई। और ध्यान रखेंगे कि एफ जो होता है वो क्या होता है, आर बाय 2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2 अगर कर देंगे तो वो क्या बनेगा, फोकल लेंथ बनेगा। तो r बाई 2 यानी कि क्या कर देंगे, 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, क्या बनेगा, 15 सेंटीमीटर, जो कि आपको ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इलोंगेशन ऑफ आई बाल रिजल्ट इन, अगर नेत्रगोलक में बढ़ाव हो जाए, यानी कि मान लीजिए कि आपका नेत्रगोलक पहले तो इस तरह का था, अब क्या हो गया, उसके अंदर बढ़ाव हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया, यानी कि बढ़ गया उसका आकार। तो अगर इस तरह से आपका होता है तो आपको कौन सा दोष होता है, तो इस कंडीशन में आपको कौन सा होता है, इस कंडीशन में आपको होता है मायोपिया। कौन सा होता है जी, मायोपिया, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ये दोष आपको हो जाएगा। मायोपिया को यही बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए इलोंगेशन ऑफ आई बाल अगर हो गया तो आपको कौन सा हो गया, मायोपिया हो गया। लेकिन अगर शॉर्टनिंग हो गया, शॉर्टनिंग हो गया तो आपको कौन सा हो गया, आपको हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। अगर शॉर्टनिंग ऑफ आई बाल आ जाता है तो इसको अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। यहीं पे अगर प्रेस बायोपिया की बात करें तो प्रेस बायोपिया किसके कारण होता है, वो होता है आपका सिलेरी मसल्स के कारण। ये यहां पर आई बाल के कारण नहीं होता, सिलेरी मसल्स के कारण होता है। अगर कैटरेक्ट की बात करें तो यहां पर देखिए कैटरेक्ट ये तीनों में से सबसे अलग है। देखिए कैटरेक्ट की अगर बात करें तो इसको आप सर्जरी कराकर ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सर्जरी के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, ये ठीक हो सकता है। ठीक है, सर्जरी करवाकर इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो आपका आंख का लेंस है ना वो धुंधला हो जाता है। ठीक है, आंख का लेंस जो है वो क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो आंख का लेंस क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। लेंस इसके अंदर क्या होगा, चेंज होगा। लेंस क्या होगा, इसके अंदर चेंज होगा, यानी कि लेंस जो चेंज होगा। और किससे चेंज किया जाएगा, तो एक आपके साइंटिस्ट थे जिसको आप बोलते हो, ठीक है, हरोल्ड रिडली। हरोल्ड रिडली, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक इन्वेंशन किया था आईओएल का। किसका इन्वेंशन किया था, आईओएल का। आईओएल को क्या बोलते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, तो इससे क्या की जाएगी, इससे आपकी सर्जरी की जाएगी, तभी आप कैटरेक्ट को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रेस बायोपिया जो है, प्रेस बायोपिया के अंदर अगर लेंस की बात करें तो बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, बाईफोकल लेंस। और यहां पर अगर मैं बाईफोकल लेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, बाईफोकल, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बाईफोकल्स की अगर बात करें तो इसका इन्वेंशन किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका क्या किया था, इन्वेंशन किया था।
और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका इन्वेंशन किया था 1785 के अंदर, 1785 के अंदर। ये भी क्या रखना है आपको अच्छे से माइंड के अंदर रखना है, अच्छे से क्या रखना है ध्यान में रखना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जी वही थे जिन्होंने तड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर जो है उसकी भी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो हमारे 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउट में रहता है, समझ में नहीं आया है, तो आप क्लास के नीचे कमेंट करेंगे कि सर ये वाली बात जो है वो नहीं समझ में आई, थोड़ा कम समझ में आई है, तो वो क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास के अंदर फिर से लिया जाएगा और फिर से दोबारा से करवा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप सभी जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार जो है वो आ रहा है, तो आप सभी लोगों को और आपके सारे परिवार को, आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और मैं कहता हूं कि आप इसके बाद जो अगली दिवाली आए उसके ऊपर आपको आपके पास जॉब हो एक, ठीक है। आपके पास एक अच्छी चीज जो हो, आपके कंधे पे जो है स्टार लगे हों, ठीक है। यही कामना हम करते हैं इस दिवाली को। और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर।